हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजेवी सर बायोलॉजी वाले। तो पिछले 2 क्लासों में हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया हुआ था और आज हम पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा हमारे 2 पार्ट में कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसके कितने मोड होते हैं, मोड ऑफ जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनकी कैसी कैसी प्रोसेस थी, उनमें कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म आए थे, ये सारे चीज हमने पढ़ाई किया हुआ था और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो इस अपलोडेड वीडियो में हमने इतने सारे चीज को कवर किया। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी जो है हम लोग लाइव भी आएंगे YouTube पर। धीरे धीरे हमारा जो है चैनल ग्रोथ कर रहा है, ये सब आपका प्यार है, ठीक है, और इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज जो है शुरू करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप फिगर में ही देख रहे हैं कि हमारे दाहिने साइड में जो है यहाँ पर बड़ा सा फोटो दिख रहा है, वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये सांप जैसी संरचनाएं हैं, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो इस टॉपिक में आपका क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, क्योंकि इसमें जो है डबल गैमेट्स यानी कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग गैमेट्स के साथ, यानी कि अपोजिट जेंडर से, मेल और फीमेल, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और भी विशेष इस पर चर्चा करते हैं, देखेंगे आगे कि कैसे जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेसिंग है, इसमें किस प्रकार जो है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है अपना इन्वॉल्व वहाँ पे दिखाते हैं, कैसे भाग लेते हैं, ये सारी चीज को मैं डिस्क्राइब करता हूँ इस पार्ट में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स, कैसे सनफ्लावर को जो है हनी बी के द्वारा वहाँ पे बैठा गया है, ये क्यों है, क्या है, इसकी प्रोसेसिंग भी आपको समझाई जाएगी। ये आप फूल देख रहे हैं, ओव्यूल्स, ठीक है, या आप देख रहे हैं आपका ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपका ओवम्स और ये आपका स्पर्म, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए यहाँ पे फोटो को दिया गया है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं ये चीज को डिस्क्राइब हम लोग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं इट इज द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। कहा गया है यह एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, ऐसा जनन है जहां पर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के इन्वॉल्व से बनता है, ठीक है। कहा गया है आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। कहा जाता है हो सकता है मेल या फीमेल एक ही पौधा पर ही हो जाए, ठीक है, या अलग अलग भी हो सकते हैं। ये पेड़ पौधे की बात किया गया है, वही अगर एनिमल्स में बात करेंगे तो आपको जो है अपोजिट सेक्स जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सेम इंडिविजुअल में आपको प्लांट्स में ही यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे न्यूज जिसमें रिप्रोडक्शन ही संभव नहीं होता है, खच्चर का नाम सुने होंगे, आगे भी हम देखते हैं। कहा गया है इट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग that are not identical to the parents or amongst themselves, ठीक है। कहा गया है, जैसे कि याद कीजिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा गया था कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और आइडेंटिकली दोनों क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पर देखेंगे कि नॉट यानी कि नॉट आइडेंटिकली टू द पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकली यानी कि अनुवांशिक रूप से समान नहीं होते हैं। अगर समान हो जाते तो हम भी जो है अपने पापा का फेस 2 कॉपी यानी कि कार्बन कॉपी क्लोन बनते, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता है। बस हमारे में इवोल्यूशन के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू जो है हम कैरेक्टर को ट्रांसमिशन कर सकते हैं पेरेंट टू प्रोजेनी यानी कि ऑफ स्प्रिंग में, बट जो है आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। आइए हम बात करेंगे इसी में। तो देख रहे हैं, इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर देखा जाए तो यह जो जनन जो है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल की तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो स्लो है, बड़ा ही जटिल है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ही कठिन होता है। ये एनसीईआरटी का सवाल भी आप दिए गए होंगे कि हायर प्लांट्स या एनिमल्स में क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है यानी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एनसीईआरटी के सवाल इससे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया कि द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, इन अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। यानी कि जैसे कल ही मैंने बताया था कि एक छोटा बच्चा का जब जन्म हो जाए वो बच्चा जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी काम था कि हाँ उस समय लगभग 3-4 साल पहले या 5 साल पहले जो है एक स्लोगन या कोई कमेंटबाजी हुई थी कि इतने साल हो गए मोदी को आए हुए और अच्छे दिन आएंगे, अभी तक आए नहीं। तो वहाँ पे कोई नेता ने कमेंट किया था कि एक छोटा बच्चा फिर से बच्चा नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लाइफ स्पेन पढ़े थे, याद होगा कि लाइफ स्पेन था आपको बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, यानी कि बर्थ यानी जन्म लेने के बाद बहुत सारे हमारे फेज आते हैं। उसी में से एक ऐसा फेज है जुवेनाइल फेज, जिसमें कोई भी यानी कि एक ऐसा पीरियड है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, उस एज में पहुंचते हैं जिनका शरीर जो है उस समय पूरा से मैच्योरिटी होती है और वो एबल टू डू रिप्रोड्यूस, यानी कि उसके अंदर जो है क्षमता आ जाती है रिप्रोडक्शन करने की। यानी कि एनिमल्स में हो तो जुवेनाइल फेज, और वही सेम चीज जो है अगर प्लांट में होता है तो आपका वेजिटेटिव फेज के अंतर्गत कहा जाता है। तो याद रखेंगे, अगर एनिमल्स में एबल हो जाते हैं कोई भी जीव यानी कि जानवर रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं, और प्लांट्स में अगर एबल हो जाते हैं तो उसको वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर होगा इस चीज को। हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ से देखिए किस प्रकार से फूल जो है खिल रहा है। ठीक है, फूल का खिलना इतना भी आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे तौर तरीकों से गुजरना होता है। जितना आसानी से आप खिलते हुए देख रहे हैं सारे फूल को, सब में रिप्रोडक्शन करके, यानी कोई भी सब जानवर खुश होते हैं प्रोडक्शन करके। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि वो अपने अस्तित्व को इस दुनिया में बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि हायर प्लांट्स हो फ्लावरिंग इंडिकेट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, यानी कहा जाएगा बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कहा जाता है कि हायर प्लांट्स में, ठीक है, हम कब कहेंगे कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है या वेजिटेटिव फेज आ गया है, तो इंडिकेशन होता है फूलों का खिलना। अगर फूल खिलना स्टार्ट हो जाता है तो प्लांट्स में हम समझ जाते हैं कि उनके अंदर मैच्योरिटी हो गई है, अब वो एबल है नया फ्लावर्स को बनाने के लिए, नया फूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर फ्लावर आए प्लांट्स में तो समझिएगा कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज बिगिनिंग हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और हम बात करते हैं एनिमल्स में या बाइनल्स में, एनिमल और बाइनल प्लांट्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेसेसिव फेज। यानी कि जो एनिमल्स और बाइनल्स प्लांट्स जो होते हैं वो क्लियर कट दिखाते हैं वेजिटेटिव को कि वे कब जो है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव का फेज आया, कब आपको सेंसेंट का फेज आया। या आप बता दें सेंसेंट फेज का मतलब होता है कि वे जो है अपना एबिलिटी को खो देते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, आगे की मैं बात करूं, जैसे कि कहा गया है एक प्लांट है, इसका नाम है पेरिनियल प्लांट। दीज फेजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। इनको जो है पेरिनियल प्लांट्स में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनमें जो है कब वेजिटेटिव फेज या कब जो है रिप्रोडक्टिव फेज या कब उनमें सेंसेंट फेज होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है, देखिए बम्बू का फ्लावर किस प्रकार से, फिर यहाँ पे एस्ट्रोबिनस का जो फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं, या ये आपको और भी बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि कुछ फ्लावर जैसे सम प्लांट्स
exhibit unusual flowering, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बिना मतलब का वो फ्लावर खिलते रहते हैं, जैसे बम्बू फ्लावर मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे देखें इसके बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम आफ्टर 50 to 100 years प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। ठीक है, कहा जाता है कि 50-100 साल बाद जो है बांस के पौधा में एक ही बार फ्लावर्स में होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और फिर मर भी जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर कहा गया है एस्ट्रोबिलानट्स जो होते हैं ये इसका फ्लावर्स 12 साल के बाद एक बार आते हैं। ठीक है, आगे अब देखेंगे इस प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना चिड़िया सबको, उल्लू आउल है, यहाँ पे आपको गौरैया दिखाया गया है, ये अपने अंडे को साथ लेकर यहाँ पर फोटो में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कहा गया है अगर एनिमल्स की बात करें यानी कि वो जुवेनाइल फेज में आते हैं तो वो क्या करते हैं। अगर वे इन एनिमल जुवेनाइल फेज इज आल्सो फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस पीरियड टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अगर उनके अंदर जो है जुवेनाइल फेज आता है, उनके शरीर की बनावट है, उनकी क्रियाएं में बहुत सारे वेरियस चेंजेस देखने को हम लोग को मिलता है, जैसे कि बर्ड्स लिविंग नेचर lay eggs only seasonally. However, birds in captivity can be made to lay eggs throughout the year. कहा जाता है कि अगर चिड़ियों में हम लोग देखते हैं तो नेचर में वो अंडा देते हैं, वो भी सीजनली अंडा देते हैं, उसका सीजन्स आते हैं। ठीक है, समय समय पर वो सीजनली अंडा देते हैं, वो भी साल में एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं फिगर्स में देख रहे हैं कि जो ओवरीज कैसे, उसके बाद और भी जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इनमें भी कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन द ओवरीज, एक्सेसरीज, डक्ट्स एंड हार्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। अगर मैं बात करूं एनिमल्स में तो उनके अंदर फीमेल में प्लासेंटल मैमल्स का मतलब हुआ कि ऐसे जीव जिनके पेट के अंदर बच्चा पैदा होता है, यानी बच्चा होता है, क्योंकि उसका प्लासेंटा यानी कि उनके पेट से नाभि से उनकी नाभि जुड़ी होती है, ताकि जो है उस प्लेसेंटा के माध्यम से अपने बच्चों को फीडिंग करा सके, रेस्पिरेशन करा सके, एक्सक्रीशन यानी कि सारी जो है लाइफ प्रोसेस की क्रिया जो है वो मदर्स पेट में वो कर लेती है। ठीक है, और उनके अंदर जो हार्मोन्स जो है निकलता है या जो भी इसका एक्सेसरी डक्ट्स है जो उसमें यूज होते हैं, वे सारे चीज जो है बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर कहा गया है द साइक्लिकल चेंजेस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेच साइकिल्स इन नॉन प्रिमिटिव्स, जैसे कि काउ, शीप, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर्स इट्सी, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्रिमेट्स, मंकी, एप्स और ह्यूमंस। अगर मैं बात करूं कि कैसे हम जानेंगे कि इन फीमेल्स बॉडी में कि कोई भी एनिमल्स में क्या मैच्योरिटी के समय, प्यूबर्टी के समय जो है क्या उनके अंदर होते हैं। ठीक है, अगर जो है किसी में अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव में जो एनिमल्स जो होते हैं जैसे काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये सीजनली जो है उनके अंदर एक साइकिल ऑस्ट्रेच साइकिल शुरू हो जाता है। अब ऑस्ट्रेच साइकिल क्या होता है ये भी मैं बता दूं कि जब वो एबल हो जाते हैं किसी बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है, तो उनके ओवरी से रिलीजेशन शुरू हो जाता है, एक का टूटकर आगे यानी कि गिरना शुरू हो जाता है। तो ऑस्ट्रेच साइकिल में आप जेली लाइक पदार्थ आगे आते हैं। और मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, आगे भी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, प्रिमिटिव में मंकी, एप्स या ह्यूमंस की बात करूंगा, तो उनका जो एग्स या ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होने के कारण जो है ये प्रत्येक 28 दिनों में ये टूटकर विथ ब्लड बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि उस समय अगर ये रिसाइकल जो शुरू हो जाते हैं तो वे फीमेल एबल होते हैं टू डू प्रोड्यूस यानी कि जनन करने में। ठीक है,
तो और भी बहुत सारी बातें जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज समय कम है और मुझे भी कहीं जाना है। तो अगले टॉपिक में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका ये लाइक जो है हम लोग को अंदर जो एक नया जोश, नया जुनून डाल देता है, ताकि हम लोग और भी अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करें और अच्छा आए। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट, और सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।